हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, हमें टाइम पर पता नहीं चल पाता है। बहुत सारे मिथ इसके आसपास फैले हुए हैं और जिसके बारे में सही जानकारी मिल नहीं रही है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर, बहुत सारे रील्स के माध्यम से बहुत सारे मिथ्स को फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सही ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पा रहा है। लोग डर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए भी। और मुझे लगता है कि शायद आज का ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग आज के टाइम में ये सोच सकते हैं कि शायद उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पॉडकास्ट है ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, ये सब उन सभी लोगों के लिए है जो या तो फीमेल हैं, गर्ल्स हैं या जिनके आसपास फीमेल्स रहती हैं, ताकि ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आज बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई जा सके। आज ये पूरा जो पॉडकास्ट है इतना नॉलेज भरा होने वाला है एंड आई एम श्योर अबाउट इट। बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आप ये जान जाएंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, लाइफस्टाइल की मदद से चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे इन सब प्रॉब्लम को जो हमारे आसपास चल ही रही हैं इनको क्योर किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हमारी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर की कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ 90% से ज़्यादा केसेस आज भी ऐसे हैं जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, बाद में वो क्रिएट हुआ, बाद में वो निकलना शुरू हुआ। तो आज जो ये पॉडकास्ट है इसीलिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज एक ऐसे एक्सपर्ट हमारे साथ है जो इसके ऊपर 15 सालों से ज़्यादा से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने मदद की और आज उनकी सिंप्लिसिटी, जिस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट का जो स्टाइल है, जिस तरीके से लोगों तक पहुंचते हैं, मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली इम्प्रेस हूँ एंड आई एम श्योर अबाउट इट। आप ये समझ पाएंगे कितनी आसान लैंग्वेज में कोई इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्रेस कर सकता है और इतने सारे लोगों को मदद कर सकता है। तो आज मैं वेलकम करना चाहता हूँ डॉक्टर खंडेलवाल, जो 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है इसी सेक्टर में लोगों को मदद करते हुए। डॉक्टर साहब, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हमने डिस्कस भी किया और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर के आसपास बहुत सारे मिथ हैं। लोगों को पता नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है। लोग ये भी सेल्फ डिनायल मोड में भी रहते हैं कि हमें तो कभी नहीं हो सकता, और जिसकी वजह से लोग स्टेज 1 से स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 तक जाते जा रहे हैं। और आई थिंक शायद इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टॉपिक पर बात की जाए, लोगों को अवेयर कराया जाए कि कैसे वो सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू इन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं और आप ये समझ सकते हैं कि आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले सर एक सिंपल सा सवाल मैं पूछता हूँ, सर ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये होता क्या है? सो देखिए, कैंसर का मतलब है कि सेल्स जो शरीर में हैं, नॉर्मली भी हमारी सेल्स डिवाइड करती हैं, पर वो एक रेगुलेटेड माध्यम में डिवाइड करती हैं। अगर वो अनरेगुलेटेड हो जाए, अगर बहुत तेज़ी से डिवाइड करने लग जाए तो उसको कैंसर कहते हैं। अब कैंसर शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर हो गया है इंडिया में। सबसे कॉमन? हाँ जी। ओके। पहले बच्चेदानी के मुंह का या सर्विक्स कैंसर सबसे कॉमन था, नाउ स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर हो गया है। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स जो हैं अगर छाती में हो जाए तो उसको ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ये किस कारण होता है सर? सो देखिए, कोई भी अगर हम कैंसर को देखें तो उसके 2 ब्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स और एक होते हैं इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स। जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हम कहें कि जो जीन्स हमारे को हमें पेरेंट से मिल रही हैं, मतलब जो विरासत में मिली हैं, ठीक है, उनको हम बदल नहीं सकते। सही है सर। तो अगर उस जीन में कोई खराबी है तो भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। और दूसरा एस्पेक्ट है इन्वायरमेंटल, मतलब हमारा वजन कितना है, स्मोकिंग, अल्कोहल, बाकी बच्चे नहीं करना, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना, तो ये सारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब एक महिला को ये समझना ज़रूरी है कि दोनों के मिश्रण से ही कैंसर बन रहा है। क्योंकि मेरे पास कई बार मरीज आते हैं, कहते हैं कि हमें इनमें से तो कोई भी नहीं है, हमने बच्चे की, हमने दूध पिलाया, हम स्मोक नहीं करते, हमारा वेट ठीक है, हमें क्यों कैंसर हो गया? क्योंकि जीन खराब हो सकती है। और कईयों के अंदर जीन ठीक हो सकती है पर ये सारी चीज़ें खराब हैं तो भी कैंसर हो सकता है। तो ये सोचना कि हमारे खानदान में किसी को नहीं हुआ और मुझे हो गया और मुझे कैसे हो सकता है, ये गलत है। ओके जी। तो पहला इसमें दो पार्ट आपने बताए और ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को डिटेल में समझना। सर, आपने कहा कि पहले जीन के थ्रू, जो पास्ट के थ्रू, हिस्ट्री के थ्रू आ रहा है आपके, क्या वो उसको अवॉइड किया जा सकता है? अवॉइड तो नहीं कर सकते, पर उस
कुछ जीन्स हैं जिनको हम पता लगा सकते हैं कि वो फॉल्टी है या नहीं, एंड कुछ हम कदम ले सकते हैं जिससे कैंसर होने की संभावना कम हो जाए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको सबसे जो फेमस उदाहरण है वो है एंजेलिना जोली का। अच्छा। एंजेलिना जोली को सब लोग जानते हैं, फेमस एक्ट्रेस है। तो उनकी मदर और उनकी मासी को ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर था। और उनके मदर और मासी के अंदर एक फॉल्टी जीन थी जिसको BRCA जीन कहते हैं। ठीक है। तो जब उनके अंदर वो फॉल्टी जीन पता चली तो एंजेलिना जोली का भी टेस्ट हुआ, उनके अंदर भी वो फॉल्टी जीन थे, बिकॉज 50% चांस होता है कि आप जीन आगे जाएगी। ओके। तो उनके अंदर भी वो आई। तो जब उनके अंदर आई तो उनने कुछ ऐसे कदम लिए, कुछ सर्जरीज करवाई जिससे उनका ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर होने का जो रिस्क था वो कम हो गया। उनने अपनी दोनों ब्रेस्ट रिमूव करवाई, उनने अपनी दोनों ओवरीज रिमूव करवाई। पर क्या सारी लेडीज ये करवाएंगी? नहीं। हमने कई कॉन्फ्रेंसेज में गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा है, फीमेल डॉक्टर से, कि भाई अगर आपको ये फॉल्टी जीन है, आप में से भारत में कितने लोग अपनी ब्रेस्ट रिमूव करवाओगे? तो हार्डली 4 या 5 ने हाथ उठाया, पर ओवरी रिमूव करवाने में ज़्यादा लोगों ने हाथ उठाया। तो हाँ, जिनके अंदर ये फॉल्टी जीन है, कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जिससे रिस्क कम किया जा सकता है। पर क्या उसको ज़ीरो बनाया जा सकता है? नहीं। ओके। तो ऐसे क्या स्टेप्स हैं अगर नॉन ट्रीटमेंट के बारे में सोचे, मतलब अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ना लेना, कुछ और किया जा सकता है क्या? एब्सोल्युटली। तो किसी भी मरीज को, अब जैसे कल रात की आपको बात बताता हूँ, एक मेडिकल स्टूडेंट है जिनको मैं पढ़ाता हूँ, तो उनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, तो उनका भी टेस्ट हुआ। अब ये 31 ईयर्स की हैं। अच्छा। तो इनकी भी जीन म्यूटेशन आई। तो कल रात को उन्हें रोते रोते फ़ोन किया मुझे। रिसेंटली शादी हुई है उनकी, तो उनको पता है कि क्या क्या सर्जिकल ऑप्शंस हैं, बट अभी उनकी फैमिली स्टार्ट नहीं हुई, वो सर्जरी दोनों नहीं करवाना चाहती हैं। तो उनने पूछा, सर अब मैं क्या करूं? तो हम लोग ऐसे मरीजों को यही कहते हैं कि हम समझ सकते हैं कि आपको डर लग रहा है क्योंकि आपके अंदर वो फॉल्टी जीन है, पर हर किसी में जिसमें ये फॉल्टी जीन होती है, कोई 100% चांस नहीं है कि उनको कैंसर बनेगा ही बनेगा। ओके। ठीक है। तो आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना है, वेट कंट्रोल में करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, सबसे ज़रूरी है रेगुलर चेकअप्स करवाइए। जब आपको अब पता लग गया कि आपको ये फॉल्टी जीन है, तो आप रेगुलर चेकअप्स करवाएं, रेगुलर स्कैन्स करवाएं, जिससे अगर बीमारी बनती भी है तो वो जल्दी पकड़ में आ जाए। ओके। तो मतलब पहला सर कोई ऐसा तरीका है कि अर्लीस्ट इसको पता कैसे चलाया जा सकता है? मेडिकल चेकअप के थ्रू या कोई सेल्फ एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं? जी। सो ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ने के 3 तरीके हैं। ठीक है। अर्ली डिटेक्शन के हम कहते हैं 3 तरीके हैं। सबसे पहला होता है सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक। तो सेल्फ एग्जामिनेशन में पहले हम कहते थे कि भाई आइडियली हर महीने करे लेडी। ओके। बट नाउ व्हाट वी से इज दैट द लेडी शुड बी ब्रेस्ट अवेयर, मतलब उनको ये पता लगना चाहिए कि उनकी ब्रेस्ट में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा, उनकी ब्रेस्ट फील कैसा करती है, कोई बदलाव तो नहीं है उसमें। तो महीने 2 महीने में एक बार खुद से एग्जामिनेशन करके देखना है। उसके बारे में बाद में आपको डिटेल में बता सकता हूँ कि वो एग्जामिनेशन कैसे किया जा सकता है। तो उससे कई बार गांठें पकड़ में आती हैं। दूसरा होता है साल में एक बार आफ्टर 30 years टू गो टू अ ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट। ओके। राइट नाउ कई मरीज ये कहते हैं कि सर जब हम खुद से कर रहे हैं तो हमें आपके पास आने की क्या जरूरत है, हमें तो पकड़ में आ जाएगा। सही। तो उनको मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। उनको मैं कहता हूँ कि देखो, आप लोग लेडीज मोस्टली आप किचन में काम करते हो, पर कई बार आजकल मेल्स भी जाने लग गए हैं किचन में। वो कहते हैं भाई हम भी हेल्प करेंगे। बिल्कुल सही है। पर आप और मैं अगर किचन में जाके सब्जियां काटेंगे तो हम उतनी महीन या उतनी बारीक नहीं काट सकते जितनी वो लेडीज काट रही है, बिकॉज वो हर रोज कर रही हैं। सो दैट इज व्हाट आई टेल देम, दैट आप अगर महीने में एक बार ब्रेस्ट एग्जामिन कर रहे हो तो आप जो गांठ महसूस करोगे वो थोड़ी बड़ी होगी, पर हम रेगुलर जब कर रहे हैं, वी बीन ट्रेन्ड फॉर इट, हम 1 सेंटीमीटर की भी गांठ या 8 मिलीमीटर की भी गांठ पकड़ में आ सकती है। ठीक है। सो तभी डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी है आफ्टर 30 once a year। ठीक है। एंड तीसरा पहलू है इमेजिंग। इमेजिंग के अंदर आती है मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, राइट। सो उसके माध्यम से गांठें जल्दी पकड़ में आ सकती हैं। इवन नॉन पैल्पेबल लीजन, नॉन पैल्पेबल लीजन का मतलब जो हमें हाथ से महसूस नहीं हो रहा, उतनी छोटी गांठ भी मैमोग्राफी के जरिए से पता में लग सकती है। एंड अगर कैंसर जल्दी पकड़ में आ जाए, ब्रेस्ट कैंसर, तो 2 बहुत ज़रूरी और 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1, छाती बच सकती है, पूरी छाती निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरा,
कई लोगों के अंदर, कई फीमेल्स के अंदर अगर कैंसर जल्दी पकड़ में आ रहा है, उनके अंदर कीमोथेरेपी अवॉइड हो सकती है। एंड आप किसी भी औरत से पूछे जिनको कैंसर हुआ है कि सबसे ज़्यादा डर उनको कीमो से ही लगता है। करेक्ट है, सही। तो ये दो सबसे ज़रूरी पहलू हैं। दैट इज़ वाई वी फोर्स अपॉन अर्ली डिटेक्शन। बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। ओके सर, जो आपने बताया मेमोग्राफी, जी ठीक है, मेमोग्राफी को लेकर कुछ मिथ भी हैं कि जब आप मेमोग्राफी करते हैं तो अंदर जो हमारे एयर या वाटर के बुलबुले बन जाते हैं वो फूट जाते हैं। ये जो मिथ है या क्या है, या कितनी सेफ है मेमोग्राफी? तो ये वो बाबा जी की रील जो उनने पेड कर करके वायरल की है, उसने हमारा काम बहुत कठिन कर दिया है। ओह, ठीक है। और मतलब उस पे इतने एक्शन लिए गए हैं कि दे इवेंचुअली हैड टू इशू अ अपॉलॉजी स्टेटमेंट फॉर इट। तो ये कहना कि मैमोग्राफी में क्योंकि छाती दबाई जाती है उससे ग्लैंड फट जाते हैं या कैंसर फैल जाता है, एकदम गलत है। ठीक है, मैमोग्राफी बहुत सालों से चली आ रही है, बहुत स्टडीज़ हो चुकी हैं एंड इट इज़ अ वेरी सेफ इन्वेस्टिगेशन। ओके। हम कहते हैं मैमोग्राफी दो तरीके से करवाई जाती है। एक होती है स्क्रीनिंग, मतलब जब मरीज़ को कोई लक्षण नहीं है पर हम जल्दी पकड़ने के लिए स्क्रीनिंग मैमोग्राफी कर रहे हैं। या दूसरा होता है कि कोई मरीज़ मेरे पास गांठ के साथ आया एंड हम देखने के लिए कि गांठ कितनी बड़ी है, कैसी दिख रही है, तो मैमोग्राफी करवा रहे हैं। तो मैमोग्राफी के अंदर दो प्लेट्स के बीच में छाती को दबाया जाता है। पहला डर जो लेडीज़ को लगता है कि बहुत दर्द होता है, ठीक है, तो आजकल पैडेड प्लेट्स होती हैं जिनके थ्रू दबाया जाता है, और ऐसा नहीं है दैट बहुत टाइट या बहुत स्क्वीज़ किया जाता है ब्रेस्ट को। हाँ, अगर आप पीरियड से पहले जाएंगे, साइकिल से पहले 5 दिन पहले जाएंगे, जब ब्रेस्ट ऑलरेडी थोड़ी स्वोलन या इनलार्ज्ड है, तो थोड़ा दर्द ज़्यादा हो सकता है। तभी जहाँ तक पॉसिबल हो हम मरीज़ को कहते हैं आप मैमोग्राफी पीरियड्स के 5-6 दिन बाद करवाएं, जैसे ब्रेस्ट ऑलरेडी सोलन या इंगॉज ना हो और आपके लिए वो कंफर्टेबल रहे। ऑफ कोर्स जिसको गांठ है वो 5-6 दिन वेट नहीं कर सकता, ये उसके लिए है जिनके अंदर स्क्रीनिंग हो रही है। दूसरा डर जो लेडीज़ को लगता है कि मैमोग्राफी में रेज आती हैं, उन रेज से तो नहीं कैंसर हो जाएगा। जो मैमोग्राफी के अंदर रेज आती हैं वो बहुत ही कम है, एंड मल्टीपल स्टडीज़ हैव शोन कि अगर लेडी 40 साल के बाद हर साल भी मैमोग्राफी करवाए, उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता। और मैं एक सिंपल उदाहरण में ये भी बताना चाहता हूँ कि जितना एक चेस्ट एक्सरे में रेडिएशन आती है, उससे बहुत बहुत कम मैमोग्राफी के अंदर आती है। तो लोग झट से चेस्ट एक्सरे तो करवा लेते हैं, पर मैमोग्राफी के लिए संकोच करते हैं। तीसरी चीज़ लेडीज़ को ये लगती है मैमोग्राफी के अंदर कि उनने मैमोग्राफी, कई लेडीज़ को ये मिथ होता है कि भाई हमने तो 5 साल पहले मैमोग्राफी करवा ली थी, वो तो ठीक आई थी, अब मुझे 5 साल बाद कैंसर कैसे हो गया। तो ये जानना ज़रूरी है कि देखिए, ब्रेस्ट एक डायनेमिक ऑर्गन है, उसमें हर साल कुछ बदलाव आ रहे हैं, हर महीने साइकिल के साथ बदलाव आ रहे हैं, प्रेगनेंसी में बदलाव आ रहे हैं। तो मैमोग्राफी इज़ नॉट प्रिवेंटिव, वो आपका रिस्क नहीं कम कर रही, वो जल्दी पकड़ने में मदद कर रही है। तो कई गाइडलाइंस कहती हैं साल में एक बार 40 के बाद करवानी है, कई कंट्रीज़ की गाइडलाइंस कहती हैं 2 साल में एक बार करवानी है, ठीक है, बट रेगुलर करवाना बहुत ज़रूरी है, जैसे पिछले से अभी तक में आपको बदलाव पकड़ में आ जाए। ओके, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा। ये एक तो इतना बड़ा मिथ कि मेमोग्राफी के बाद वो फैल जाता है, ये इतना, मतलब मुझे लगता है ये इस पर बहुत वीडियोस हैं सर, बहुत लोगों ने मतलब बनाए हुए हैं। एंड ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी था कि यार ये एक्चुअली में मिथ है क्या? ये एक्चुअल में मिथ है, और हम भी बहुत परेशान हुए जब ये वीडियोस निकलती हैं। अनफॉर्चुनेटली आप जानते हैं सोशल मीडिया में अगर एक चीज़ वायरल होती है तो सब उसी पे बना देते हैं, बिना रिसर्च किए या बिना जाने उसके बारे में, एंड इससे कई मरीज़ इलाज अपना विलंब करते हैं, जिससे वो हमारे पास लेट स्टेज पे आते हैं। ओके सर, मुझे आपने ना पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। आपने बताया था कि जो भी फीमेल फीड नहीं करती हैं अपने बच्चों को, आज के टाइम में ये थोड़ा सा ट्रेंड है, शायद अवॉइड करते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द शेप एंड बहुत सारी चीज़ों की वजह से, क्या इससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है? सो ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव। ओके, ब्रेस्ट का पर्पस नेचर ने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बनाया है, ठीक है। सो अगर कोई लेडी
1 साल तक ब्रेस्ट फीड करती है। नाउ दिस इज द क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन, मतलब या तो अगर एक बच्चा हुआ तो उसको ही 1 साल, या अगर 2 बच्चे हुए तो 6-6 महीने भी किया तो भी 1 साल काउंट हुआ। उससे आपके ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कम होता है। क्या 100% प्रोटेक्टिव है? नहीं, क्योंकि कितनी लेडीज है जो ब्रेस्ट फीड करती है उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, बट हाँ आपका रिस्क कम जरूर होता है अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग की है तो। आजकल तकलीफ क्या हो रही है कि आजकल एक तो लेट मैरिजेस हो रही हैं, राइट, ठीक, लेट मैरिजेस हो रही हैं तो ऑफ कोर्स बच्चे भी लेट हो रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द लेडीज आर वर्किंग विच इज़ वेरी गुड। उस वजह से वो ब्रेस्ट फीडिंग की ड्यूरेशन जो है वो कम होती जा रही है। तो व्हाट वी शुड स्ट्रेस अपॉन इज बेटर वर्क इन्वायरमेंट, जिससे लेडी ब्रेस्ट फीड कर पाए या फिर एक्सप्रेस कर पाए ब्रेस्ट पंप से, तो ड्यूरिंग वर्क एज वेल, सो दैट यू नो वो 1 साल का अगर वो फीडिंग पूरा करें तो कुछ तो प्रोटेक्शन मिले हमें। ओके, लेकिन आइडियली कितने साल तक एक फीड करना चाहिए जो बेस्ट रहता है फॉर फीमेल? देखिए, जो पीडियाट्रिशियंस कहते हैं कि 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को चाहिए। ठीक है, अब अधिकतर लोग 1.5-2 साल तक ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, एंड जैसे मैंने कहा कि 1 साल का डेटा है, चाहे आप 2 साल करो तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है ब्रेस्ट कैंसर के प्रति, बट दैट इज़ व्हाट वी रेकमेंड कि भाई 1 साल तो आप करो ब्रेस्ट फीड। ओके, अब सर जब आपने बात की लाइफस्टाइल की, अब पहले तो आप जैसे आपने बताया कि लेट मैरिजेस हो रही हैं जी, ठीक है, लेट मैरिजेस तो हो रही हैं, लेकिन आज के टाइम में ये भी देखा जा रहा है कि बहुत अर्ली डिटेक्शन, मतलब नॉट अर्ली डिटेक्शन, मतलब बहुत अर्ली एज में भी ब्रेस्ट कैंसर्स हो रहे हैं जी। इसका प्राइम कारण क्या है? तो देखिए, हमने शुरू में बात की कि जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं और एनवायरमेंट फैक्टर्स भी हैं। जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स हो रहे हैं उनमें यूजुअली जेनेटिक कंपोनेंट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू ज़रूर बताना चाहता हूँ कि 90% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स विल नॉट हैव अ फॉल्टी जीन। ओके, ठीक है, तो उनके अंदर ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी ज़रूरी हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है क्या क्या, ठीक। सो सबसे पहले जो एक ज़रूरी फैक्टर आ रहा है वो है अर्ली मिनार्की। मिनार्की होती है जिस एज पे लेडी के पीरियड्स चालू होते हैं। ओके, ठीक है। अब अगर आप अपनी दादी नानी से बात करें, वो कहेंगे कि भैया 14-15 साल पे हमारे पीरियड्स चालू हुए थे। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है, हाँ। हमारी मदर्स के टाइम तक वो एज कम होके आ गई 13 साल 12 साल। आजकल बच्चों के पीरियड्स 9 साल 10 साल 8 साल पे चालू हो रहे हैं। तो ये अर्ली स्टार्ट होने का एक प्रमुख कारण है चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड ओबेसिटी, वाह जी, ठीक है। सो वो चाइल्डहुड ओबेसिटी इज लीडिंग टू अर्ली मिनार्की विच इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर बट बहुत ज़्यादा और बीमारियों का भी रिस्क बढ़ाता है। फिर लेट मेनोपॉज, मतलब अगर पीरियड लेट खत्म हो रहा है। ओके, अब ये दोनों क्यों ज़रूरी है? आपकी ऑडियंस पूछेगी भाई ये 2 चीज़ क्यों बता रहे हो? करेक्ट। देखिए, ब्रेस्ट हार्मोन के द्वारा चेंजेस आ रहे हैं। हार्मोन है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल के हार्मोन है। तो जितने साल ज़्यादा पीरियड्स चलेंगे उतना ज़्यादा हार्मोनल एक्सपोजर है हमें। सही, ठीक है, करेक्ट, उतना ज़्यादा रिस्क है। तभी अगर पीरियड्स जल्दी चालू हो रहे हैं और लेट ख़त्म हो रहे हैं तो रिस्क बढ़ रहा है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है ओबेसिटी, ज़्यादा वेट। ठीक, कई लेडीज़ कहती है भाई वेट से क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो जो फीमेल हार्मोन है 2 सोर्सेस से निकल रहा है। एक तो है जो मेन सोर्स है ओवरीज, राइट, और दूसरा है चर्बी। चर्बी से भी फैट से कन्वर्ट होके ईस्ट्रोजन बनता है। तो जो ज़्यादा मोटे हैं या ज़्यादा चर्बी है उनके अंदर ये ईस्ट्रोजन की मात्रा या फीमेल हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होगी एंड ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना भी ज़्यादा होगी। तभी वेट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, एंड वो आप जानते ही एक अलग ही पहलू बन गया है आजकल, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में बन गया है। फिर स्मोकिंग एंड अल्कोहल, दोनों के इंसिडेंट्स इंडिया की फीमेल्स के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। और एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस है पास में, एंड बाहर उनने एक स्मोकिंग जोन बना रखा है रोड पे, वो लिखा हुआ है वहाँ पे। एंड जब भी मैं उधर से पास करता हूँ यू विल बी सरप्राइज टू सी कि आई सी इक्वल नंबर ऑफ फीमेल स्टैंडिंग देयर। ठीक है, कई बार ज़्यादा फीमेल्स भी।
तो ये प्रॉब्लम, इसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ठीक, नॉट हैविंग चिल्ड्रन, ठीक, नॉट हैविंग चिल्ड्रन, उससे जो हार्मोनल ब्रेक मिलता है, मतलब देखिए प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोन बढ़ते हैं, बट दूसरे तरीके के हार्मोन बढ़ रहे हैं, एक अलग स्पाइक है उधर जो प्रोटेक्टिव है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती तो उनके अंदर रिस्क बढ़ जाता है। ओके, ठीक है, बिकॉज द ब्रेस्ट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज एंड देयर इज मोर हार्मोनल एक्सपोजर, उनके अंदर भी रिस्क बढ़ता है। ठीक? अब कई लेडीज को जब मेनोपॉज हिट करता है, तो आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि गर्मी की लहर सी आती है, उसको हॉट फ्लैशेस कहते हैं, या हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनको चिड़चिड़ापन होता है। तो उस सब को ठीक करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बनी थी, जो गायनेकोलॉजिस्ट देती थी उन सिम्टम्स को कम करने के लिए। नाउ अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी लंबे समय तक दी जाती है, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ठीक है, सो ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हम भारत में अब देख रहे हैं। जो यंगर जनरेशन है, जो यंग कैंसर्स देख रहे हैं, दे ऑल्सो हैव दीज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर। ओके ओके, डेयरी प्रोडक्ट के बारे में मैंने देखा कि डेयरी प्रोडक्ट भी कारण बन सकते हैं, या ये मिथ है? जी, तो कुछ स्टडीज़ हुई थी डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी। ठीक है, अब डेयरी प्रोडक्ट आपको ये समझना ज़रूरी है, हम सब जानते हैं भारत के अंदर ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने के लिए जो कैटल है उसको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। सही है। किस चीज़ के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं? हार्मोन के। ठीक है, अब वो हार्मोन जो आप ज़्यादा इंजेक्ट करके ज़्यादा दूध निकलवा रहे हैं, वो दूध में भी सिक्रेट हो रहा है। सही, राइट, वही दूध हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा डेयरी कंजम्पशन होती है, तो एक तो उससे मोटापे होने का चांस है अगर आप रेगुलर वर्जिश नहीं कर रहे हैं तो, और दूसरा वो जो हार्मोन आ रहा है उसके अंदर, उससे भी आपके कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। तो एक्सेसिव यूज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि बिल्कुल नहीं लेना, नहीं, ऐसा नहीं है, आप लीजिए। हम जो कहते हैं कि एक ग्लास जितना, बड़े ग्लास जितना दूध दही पनीर जितना भी उस बड़े ग्लास से निकलता है, आप कंफर्टेबली एक दिन में लो, पर बहुत ज़्यादा मत लो। मेरे कई मरीज़ हैं जो स्पेशली छोटे शहरों से आ रहे हैं, कई लेडीज है कहते हैं हम 2-2, 2.5 लीटर दूध पीते हैं दिन का। दैट इज टू मच। लेकिन अगर प्योर है, अगर गाय प्योर है, कोई इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा, ऑर्गेनिकली वो सब चीज़ें निकल रही, तो ठीक हो सकता है शायद, बट अदरवाइज नहीं। ठीक है, बट तो भी व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करोगे और आप वर्जिश नहीं कर रहे, तो उससे मोटापा भी होगा। ठीक है, विच अगेन इज अ रिस्क फैक्टर। और दूसरा आपको ये भी समझना जरूरी है कि वो गाय खा क्या रही है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, जो आप चारा दे रहे हो या जो वो घास खा रही है या जो भी वो खा रही है, क्या उसमें भी पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं, क्या उससे भी हमें असर पड़ रहा है? तो आई थिंक सो लेट्स लीव इट एट एक्सेसिव कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ही दिक्कत है, लिमिट में कोई दिक्कत नहीं। सर, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, आज के टाइम में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन रहा है, और हम जब बात करते हैं कि हम ये भी देख रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर में भी ओबेसिटी का रोल आ रहा है। मिल्क ओवर कंजम्पशन जो आपने बताया, उससे भी आपका वेट इंक्रीज हो सकता है, फैट इंक्रीज हो सकता है। लेकिन आज के टाइम में तो मार्केट में ओज़ेम्पिक है, बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं फिलहाल, और अभी रिसेंटली आपने बताया भी कि पेटेंट भी वो क्लोज हुआ। ये कितने रिस्की सप्लीमेंट्स हैं सर, मेडिसिन से? देखिए, ये सारी जो दवाइयाँ बनी थी, ये प्राइमरली डायबिटीज़ को ठीक होने के लिए बनी थी। ठीक है, बट उसके साथ ये देखा गया कि ये जो एपेटाइट है, आपकी हंगर लगने की, भूख लगने की क्षमता है, उसको भी कम कर रहे थे। तो उसका जो इफेक्ट था वो था वेट लॉस। तो चालू हुई डायबिटीज़ के लिए, बट ज़्यादा यूजेज आजकल वेट लॉस के लिए हो गई है। देखिए, हर दवाई के इंडिकेशंस होते हैं, तो जब तक आप उसको करेक्ट इंडिकेशन के लिए दे रहे हैं तब तक ठीक है, पर जब वो अंधाधुन यूज़ हो जाने लगती है तब परेशानी होती है। ठीक है, आज इन दवाइयों का पेटेंट हट गया है। ये दवाई की कंपनीज हर इंस्टाग्राम, यूट्यूब वाले इन्फ्लुएंसर के पीछे जाके बोल रही हैं कि आप इसको प्रमोट करो। ठीक है, उनको इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है, बट वो बस इन्फ्लुएंसर होने के माध्यम से इसको प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज प्रॉब्लमैटिक। आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि
किसी भी वजह से अगर आपने वेट कम किया बट अगर आपने साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए, मतलब आपने खाने पे सुधार नहीं किया, आपने रेगुलर एक्सरसाइज नहीं की, तो आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है। और आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो अंधाधुंध यूज से क्या हम उनके साइड इफ़ेक्ट्स अननेसेसरली सफ़र करेंगे? कई मरीज जो ले रहे हैं, हाँ, उनको साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। तो जो भी ये दवाई लेना चाहते हैं, आई थिंक सो दे शुड मीट अ प्रॉपर डॉक्टर, एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और अ सर्टिफाइड मेडिसिन डॉक्टर who knows about these medicines, who knows the correct indications, the correct dosage, and then they can guide you. Rather than किसी ने ऐसे इन्फ्लुएंस में आकर, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मतलब हमने जो कहानियाँ सुनी है कि जिम वाले इंस्ट्रक्टर्स भी ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या दे रहे हैं। ओके सर, एक और यहाँ पर मेरे छोटा सा सवाल है। मैंने ना ये भी सुना वेट लॉस वाले थॉट में, जब मैं कुछ चीज़ें सर्च कर रहा था, कि आजकल ना वो स्टमक को श्रिंक करने का कुछ एक प्रोसेस होता है, पेट को छोटा करने का, जिससे भूख कम लगती। क्या ऐसा भी कुछ होता है? तो बैरियाट्रिक सर्जरी है। बैरियाट्रिक सर्जरी वेट लॉस सर्जरी कहलाई जाती है। Okay. तो कई तरीके हैं बैरियाट्रिक सर्जरी करने के। तो अगेन उसके इंडिकेशंस है कुछ, राइट? उन इंडिकेशंस मीट हो रहे हैं तो आप वो करवाइए, अगर बाकी तरीके फेल कर गए हैं तो। ओके, ठीक है। जैसे कि इंडिकेशन मतलब इंडिकेशन से आप बॉडी मास इंडेक्स, आपकी ऑडियंस जानती होगी, अगर बॉडी मास इंडेक्स 35 के ऊपर है प्लस आपको डायबिटीज भी है या ओबेसिटी के बाकी डिजीजेज हैं, स्नोर करते हैं, स्लीप एपनिया जिसको कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, राइट? तो 35 के ऊपर प्लस कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो इंडिकेशन है, या BMI 40 के ऊपर हो। ठीक। पर क्या हो गया है कि अब इसके भी कई तरीके आ गए हैं। एक बलून आ गया है। वो बलून क्या है कि आपको बस एक पिल स्वॉलो करवा देते हैं और वो बलून जाके पेट में फूल जाता है। ठीक। और वो बलून पेट में फूल के 3 महीने में 4 महीने में सेल्फ डिसॉल्व कर जाता है। ठीक है। तो अब वो पेट में जब फूल गया तो पेट आपका पूरा तना हुआ है हर वक्त। तो आपको लगेगा कि पेट तो मेरा भरा हुआ है, मुझे भूख कम लगेगी, उससे वेट लॉस होता है। ठीक। एंड आपको पता है सबसे ज़्यादा लोग कौन यूज़ कर रहा है इसको? शादी से पहले। शादी से पहले सबको वेट कम करना है, शादी के बाद नोबडी केयर्स। फाइन। तो वो शादी से 4-5 महीने पहले जाके बलून लगवाते हैं, वेट कम हो जाता है और वो फिर 4-5 महीने में डिसॉल्व कर जाता है। पर इसके भी कई साइड इफेक्ट्स हैं। सो वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए हर चीज़ की इंडिकेशन है। जब तक उस इंडिकेशन के लिए यूज़ हो रही है तब तक ठीक है, पर अंधाधुंध जब यूज़ होने लग जाएगी तो तकलीफ होती है। एंड इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक मेरे फैमिली मेम्बर का ही उदाहरण दे रहा हूँ। उनका वजन था 112 किलो। ठीक है। उनने बैरियाट्रिक सर्जरी करवाई। जब आप पेट को कम कर देते हो तो कुछ डाइटरी चेंजेस भी एडवाइस होते हैं। उनको कोक पीने का बड़ा शौक था। अब वो कोक पीती थी। कोक में आप जानते हैं वो कार्बोनेटेड ड्रिंक है। तो वो पेट में जाती है, वो एक्सपैंड करती है, फूलती है। तो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद वो कोक रेगुलर पीती रही तो वो जो स्टमक छोटा किया था उसका साइज फिर से बड़ा हो गया, फिर से उनको भूख लगने लग गई, फिर से वेट गेन हो गया। तो लाइक आई सेड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर नॉट परमानेंट, दे आर यूजफुल इन द राइट कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स, प्रोवाइडेड यू कैन क्लब देम विद लाइफस्टाइल चेंजेस। मतलब आई थिंक जो आप बता रहे हैं, मतलब इसका मतलब साफ है कि ये सारी चीज़ें जब शुरू की गई एक अच्छे कॉज के लिए की गई थी, लोगों को हेल्प करने के लिए। लेकिन नाउ द प्रॉब्लम इज कि लोग उसको सही सिम्टम्स या सही लोगों के कंसल्टिंग के थ्रू अपने सुविधा अनुसार अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इट इज इंडस्ट्री ड्रिवन एज वेल, बट एंड वो इंडस्ट्री इज यूटिलाइजिंग पीपल हु आर नॉट कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट टू प्रमोट इट। ओके, ग्रेट सर। एक ना बहुत कॉमन मिथ मैं या बहुत बार सुना जाता है, सप्लीमेंट्स को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं। पहले तो सर, सप्लीमेंट्स मेल हो या फीमेल हो, कितने ज़रूरी हैं आज के दौर में, या नहीं है? देखिए डिपेंड करता है, राइट? मैं और आप दोनों अलग हैं, तो हम दोनों को सेम सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट? जैसे मैं
बहुत रिगरस एक्सरसाइज करता हूँ, मैं आयरन मैन ट्रायथलॉन्स के लिए ट्रेन करता हूँ, वेजिटेरियन हूँ, तो मेरी प्रोटीन डिमांड खाने के थ्रू पूरी नहीं हो पाती, और मुझे चाहिए कि कम से कम 1 to 1.2 ग्राम पर केजी पर डे मैं अपना प्रोटीन लूँ, जैसे मैं वो उतनी एक्सरसाइज कर पाऊँ और मेरी बॉडी रिकवर कर पाए। और जब मैं खाने से वो नहीं पूरी कर पा रहा तो मैं प्रोटीन सप्लीमेंट लेता हूँ। राइट, ठीक है। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो सपोजिंग, या आप उतना फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे और आपकी रिक्वायरमेंट अगर खाने से पूरी हो रही है, तो आपको वो सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मुझे मेरी ट्रेनिंग के लिए और सप्लीमेंट्स जैसे क्रिएटिन या फिश ऑयल लेने की ज़रूरत पड़ती है, पर सबको नहीं है। अगेन लाइक आई सेड, हर चीज़ की इंडिकेशन होती है। पीयर प्रेशर में आके जस्ट बिकॉज कोई और ले रहा है या जिम में किसी ने लिया और आप भी ले लो, बिना उसको सोचे, बिना समझे, बिना उसके साइड इफ़ेक्ट्स जाने, बिना प्रोडक्ट पे रिसर्च करे, तो वो दिक्कत देगा। तो क्या पहले आपको एग्जामिन करना चाहिए, टेस्ट करानी चाहिए, जानना चाहिए कि क्या चीज़ की कमी है, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए? देखिए, कोई भी आप चीज़ करवा रहे हैं तो उसके लिए आप प्रॉपर गाइडेंस या कंसल्टेशन लीजिए। आप जानिए कि आपको ये लेना ज़रूरी भी है या नहीं है। अगर वो कहते हैं ज़रूरी है, देन आप प्रोडक्ट पे रिसर्च करिए कि कौन सा प्रोडक्ट है जो क्लीन है मार्केट पे, जिसका प्रोसेस अच्छा है, जो कंपनी क्रेडिबल है, उस प्रोडक्ट को ट्राई करिए। इफ़ इट सूट्स योर सिस्टम, देन ओनली यू कंटिन्यू। ओके, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर, जब हम बात कर रहे हैं, आपने हमें शुरू में ही बात की, जब हम वापस से ब्रेस्ट कैंसर के आसपास आते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए आप बता रहे थे कि क्या तरीके हो सकते हैं एक फीमेल घर में ही अपने आप सेल्फ एग्जामिन कर सकती है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कोई बेसिक सिम्टम तो नहीं है, वो कैसे किया जा सकता है? जी, सो सेल्फ एग्जामिनेशन, जैसे मैंने कहा, ब्रेस्ट सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है। सो नॉर्मली जिन लेडीज़ के पीरियड्स आ रहे होते हैं, हम उनको कहते हैं कि पीरियड्स के 5 या 6 दिन बाद आप एग्जामिन करेंगे। पर जिनके पीरियड्स बंद हो गए या जो प्रेग्नेंट है, वो महीने में एक दिन कोई भी डिसाइड कर लें एंड उस दिन अपना एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो व्हाट वी रेकमेंड इज़ कि शावर में जाएं जब नहा रहे हैं, ठीक है, और हाथ पे थोड़ा सोप लगाएं, जिससे छोटी गांठ पकड़ने में भी आसानी होती है। एंड व्हाट वी टेल देम कि एक सबसे पहले आप शीशे के सामने खड़े होकर देखिए कि दोनों छाती में से कोई एक छाती का निपल अंदर को तो नहीं जा रहा, या कोई एक छाती ऊपर को तो नहीं हो गई, छोटी तो नहीं हो गई या बड़ी तो नहीं हो गई। ठीक है। उसके ऊपर की खाल मोटी संतरे के छिलके जैसी तो नहीं हो गई। ठीक है। तो ये पहले आप शीशे में देखिए। उसके बाद एक हाथ पीछे रख के दूसरे हाथ में, जिसमें साबुन हमने लगाया हुआ है, रोटेशन करते हुए जेंटली हम फील करेंगे कोई गांठ के लिए। परफेक्ट। अब इसके अंदर लेडीज़ एक बहुत कॉमन मिस्टेक करती हैं। वो क्या करती हैं कि अधिकतर लेडीज़ ब्रेस्ट को एग्जामिन करते समय अंगूठे और उंगलियों के बीच में उसको फील करती हैं। ओके, ठीक। ये अगर आप नॉर्मल ब्रेस्ट में भी करोगे तो भी आपको गांठ जैसा लगेगा। हाँ। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, जिसकी वजह से वो डर के फिर हमारी ओपीडी में आती है। तो एक 3 उंगलियों से रोटेशन मूवमेंट के थ्रू हमें फील करना है दोनों ब्रेस्ट में। ये पूरी एक्सरसाइज करने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। एंड दिस शुड बी डन आइडियली एवरी मंथ, इफ नॉट एवरी मंथ, once in 2 months। ओके। ठीक है। सो दिस इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन व्हाट वी रेकमेंड फॉर पेशेंट्स। ओके। एंड अगर किसी को भी लगे 1% भी थोड़ा भी महसूस हो, दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, इमीडिएटली गो एंड कंसल्ट। जी। ओके, अमेजिंग। सर, एक आई डोंट नो इफ इट इज अ मिथ, क्या कोई स्पेसिफिक तरह की ब्रा पहनने से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है क्या? सो ये सबसे कॉमन मिथ है ब्रेस्ट कैंसर के प्रति, एंड ये सारी मिथ्स जो हैं व्हाट्सएप के ज़रिए वायरल हो जाती हैं, हम परेशान हो जाते हैं। सो देखिए, कोई भी ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता नहीं है। चाहे वो अंडरवायर्ड ब्रा हो, चाहे वो ब्लैक कलर्ड ब्रा हो, चाहे वो पुशअप ब्रा हो, इन सब से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। ठीक है। हाँ, जो अंडरवायर्ड ब्रा पहनती हैं लेडीज़, उसके कारण कई बार ब्रेस्ट पेन, छाती में दर्द के केसेस हमने ज़्यादा देखे हैं, बिकॉज वो प्रॉपर शायद फिटिंग नहीं होती, और जो तार है उसकी वजह से वो ब्रेस्ट टिश्यू पे आ जाता है, रह जाता है निशान और दर्द करता है। बाकी इसके अलावा कोई इम्पैक्ट नहीं। डिओड्रेंट्स लोग यूज़ करते हैं, अंडर आर्म भी यूज़ करते हैं या फिर ब्रेस्ट पे लगा लेते हैं, तो क्या इससे बढ़ सकता है? ये भी मिथ है? सो कई स्टडीज़ हो चुकी हैं इसके बारे में भी कि अंडर आर्म डिओड्रेंट यूज़ करने से या परफ्यूम यूज़ करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। Okay. हाँ, बट एक चीज़ मैं इधर ऐड करना चाहूँगा कि
अगर आप यूज़ करते हैं तो रात को सोने से पहले जस्ट अपना अंडर आर्म एरिया वॉश कर लें या ब्रेस्ट एरिया को क्लीन कर लें. डोंट स्लीप विद दोस केमिकल्स ऑन, बट नन ऑफ द स्टडीज हैव शोन दैट दे इंक्रीज द रिस्क. ओके. आज के टाइम में सर बहुत सारे ना अंडर आर्म्स वो होते हैं, यू नो, सर्जरीज होती हैं, हेयर रिमूवल सर्जरीज, क्या उससे इम्पैक्ट होता है? सो अंडर आर्म लेज़र हेयर रिमूवल बहुत कॉमन हो गया है. लेडीज़ डोंट वांट टू डू वैक्सिंग और शेविंग एवरी टाइम, तो वो लेज़र ट्रीटमेंट करवाती हैं. अगेन इस लेज़र ट्रीटमेंट से भी देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है. बट हाँ, मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से आपको ये बता रहा हूँ कि जो लेडीज़ ये लेज़र हेयर रिमूवल करवाती हैं उनमें कई लेडीज़ को बाहाँ के नीचे काक के एरिया में पेन होता है कॉमनली, स्पेशली बिफोर द पीरियड्स. हमने देखा है वो कॉमन होता है, बट इट डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. इससे कोई कनेक्शन उसका है नहीं? नहीं. ओके, फैंटास्टिक. अब सर जब एक अर्ली डिटेक्शन कर लिया गया एंड नाउ डिटेक्शन के बाद कंसल्टेशन किया गया, कंसल्ट भी हो गया और फाइनली डिटेक्ट हुआ कि अर्ली स्टेज है ये जी. नाउ व्हाट, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस या ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आप लोगों को एडवाइस करते हैं? तो उससे पहले मैं एक बहुत ज़रूरी विषय पे आना चाहूँगा कि कोई भी लेडी हमारे पास गांठ लेके या कोई परेशानी लेके आती है, तो हम 3 चीज़ें करवाते हैं. उसको हम ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं. ओके. ठीक है. सबसे पहले हम उनका हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं. उसके बाद हम एक इमेजिंग करवाते हैं. नाउ इमेजिंग में एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको समझने वाली है कि कोई भी लेडी अगर कोई परेशानी लेके आ रही है जो 40 साल से कम की है, तो उसमें हम प्रेफर करते हैं अल्ट्रासाउंड करवाना. ठीक है. और 40 साल के ऊपर की है तो हम प्रेफर करते हैं मैमोग्राफी करवाना. ये क्यों है? क्योंकि जो यंग लेडीज़ होती हैं, ब्रेस्ट 2 चीज़ों से बना होता है, चर्बी, फैट और ग्लैंड. ठीक. यंग लेडी में ग्लैंड ज़्यादा होता है और चर्बी कम होती है. ठीक. अब ग्लैंड भी सफ़ेद दिखता है और गांठ भी सफ़ेद दिखती है मैमोग्राफी में. तो सफ़ेद गांठ सफ़ेद बैकग्राउंड के अंदर नहीं पकड़ में ला सकते. इसको डेंस ब्रेस्ट कहते हैं. तभी 40 साल के नीचे हम प्रेफर करते हैं कि अल्ट्रासाउंड किया जाए. 40 साल के बाद जब ग्लैंड कम होने लग जाता है और चर्बी बढ़ने लग जाती है, चर्बी काली दिखती है मैमोग्राफी पे, काले के अगेंस्ट आप वाइट लंब आराम से पकड़ में आ सकता है. करेक्ट. सो वी प्रेफर डूइंग मैमोग्राम्स. नाउ जब भी कोई रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी करता है, एक स्कोर देता है. उस स्कोर को कहते हैं बायरैड स्कोर. ओके. ठीक है. अब बायरैड स्कोर अगर 4 या 5 है तो बायोप्सी करवानी है. ठीक है. 3 पे हम उनको फॉलो अप पे रखते हैं, शॉर्ट टर्म फॉलो अप पे. कई बार हमें लगता है कि 3 दिया है पर कुछ सस्पिशियस गांठ है तो शायद हम बायोप्सी भी कह दें, बट एज पर द गाइडलाइंस 4 और 5 की बायोप्सी करनी है. अब पहला डर कहाँ पे आता है मरीज को? जब वो बायरैड्स 4 पढ़ते हैं, उनको लगता है भाई 4th स्टेज कैंसर हो गया उनको. ओके. ठीक है. ओके. सो पहली चीज़ जो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये बायरैड स्कोरिंग है, ये हमें बताता है कि गांठ कितनी शक वाली है. ये नहीं बताता कि कैंसर का स्टेज क्या है. ओके. ठीक. ओके. अगर 4 या 5 आएगी तो बायोप्सी करवानी है. अब आते हैं सबसे बड़े पहलू पे. जब बायोप्सी होती है वो एक नीडल के द्वारा होती है, उसको कोर बायोप्सी कहते हैं. ठीक है. इस कोर बायोप्सी को करवाने से ब्रेस्ट कैंसर फैलता नहीं है. ये सबसे बड़ी मिथ है जिससे हम जूझते हैं. मरीज को लगता है नहीं, आप उसको छेड़ दोगे तो वो बढ़ने लग जाएगा, फैल जाएगा. आपको ये समझना है कि अगर हम बायोप्सी नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो कैंसर है या नहीं. फैलता कब है? जब लोग बायोप्सी करवा के 2 महीने के लिए आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाने पहुंच जाते हैं. वो ट्रीटमेंट डिले कर देते हैं तो वो फैलता है. सिर्फ बायोप्सी करवाने से कोई कैंसर नहीं फैलता. तो बायोप्सी है क्या? इज अ टेस्ट? इट्स अ टेस्ट जिसके माध्यम से हम सुई के द्वारा उस गांठ के कुछ सेल्स या कुछ टिश्यू को निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. ओके. 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 तो बायोप्सी के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के 4 तरीके हैं. ठीक है. सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी. ओके. सारे मरीजों में चारों तरीकों की ज़रूरत नहीं है. कुछ ही लोगों में चारों तरीकों की ज़रूरत पड़ती है. वो स्टेज पे निर्भर करता है. तो सर्जरी के बारे में बात करें तो सर्जरी ब्रॉडली 2 प्रकार की है.
या तो आप छाती बचा सकते हो, उसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन कहते हैं, या छाती निकाल सकते हो, उसको मैस्टेक्टमी कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कैंसर जल्दी पकड़ में आता है तो छाती आराम से बचाई जा सकती है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों के अंदर ब्रेस्ट कंजर्वेशन, छाती बचाने के रेट्स बहुत ऊपर चले गए हैं। ठीक है, सो आजकल हम अराउंड 65 to 75% पेशेंट्स के अंदर ब्रेस्ट सेव कर पाते हैं। वेरी गुड, सुपर। ठीक, अब आते हैं दूसरा जो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के भी कुछ इंडिकेशंस हैं, पर कुछ पेशेंट्स हैं जिनका अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए और एक पर्टिकुलर टाइप का ब्रेस्ट कैंसर हो, उनके अंदर कीमो भी अवॉइड की जा सकती है। ओके। अदरवाइज कीमोथेरेपी लगती है। कई मरीजों में कीमोथेरेपी सर्जरी के पहले दी जाती है। ओके। अगर गांठ बहुत बड़ी है या कुछ पर्टिकुलर टाइप के अग्रेसिव कैंसर्स हैं तो उनके अंदर गांठ को छोटा करने के लिए कीमो पहले दी जाती है। ठीक है। कईयों में सर्जरी के बाद दी जाती है। रेडियोथेरेपी होती है बिजली की सिकाई। बिजली की सिकाई लोकली उसी एरिया में दी जाती है। इससे ना तो बाल झड़ते हैं, राइट, इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं आती, ठीक, थोड़ी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं आती, पर कीमोथेरेपी जैसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये अधिकतर तब किया जाता है जब आप छाती बचा रहे हो या वहाँ की गांठें अगर पॉजिटिव आए तो। और फाइनल है हार्मोनल थेरेपी, जो एक गोली है जो 5 से 7 साल तक, कई लोगों में 10 साल तक भी चलाई जाती है। हार्मोन, मैंने बताया, हार्मोन के द्वारा अधिकतर ब्रेस्ट कैंसर्स हो रहे हैं, तो हम हार्मोन की मात्रा को कम कर देते हैं जैसे बीमारी वापस आने की क्षमता कम हो जाए। ओके। सर कीमोथेरेपी में हेयर फॉल इतना ज़्यादा क्यों होता है? जी, सो कीमोथेरेपी, अगर मैं आपकी ऑडियंस को सिंपल, सबसे सिंपल शब्दों में अगर कुछ चीज़ समझाना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि कीमोथेरेपी है कि किसी आदमी को एक बंदूक दे दी है, उसके हाथ को ट्रिगर पे लगा दिया है और वहाँ पे बांध दिया है, तो ट्रिगर प्रेस्ड है, और उसकी आँख पे पट्टी लगा दी है। ठीक है, तो वो हर जगह फायर कर रही है। करेक्ट। जब वो हर जगह फायर कर रही है तो वो कैंसर की सेल को भी मारेगा, बट वो नॉर्मल सेल जो है, जो फास्ट ग्रोइंग सेल है बॉडी की, उसको भी मारेगा। अब फास्ट ग्रोइंग सेल्स कौन कौन सी हैं? हेयर। तो तभी हेयर लॉस होता है, ठीक, राइट। मुंह में जो सेल्स हैं, तो तभी कीमो के दौरान कई लोगों को अल्सर्स हो सकते हैं, छाले बन सकते हैं, ठीक। जो वाइट ब्लड सेल्स है जिससे शरीर लड़ता है इन्फेक्शन से, उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तभी इन्फेक्शन होने की क्षमता कीमो के दौरान बढ़ जाती है। नेल्स वगैरह भी दिक्कत? जी, नेल्स में भी इफेक्ट होता है। कई लोगों को नेल्स जो है उनके नीले पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो वो भी इफेक्ट आता है। वो भी सारा इफेक्ट होता है। सर, जैसे आपने प्रोटीन के बारे में बताया, बहुत लोग ये बोलते हैं कि प्रोटीन अगर हम इनटेक करते हैं सप्लीमेंट के थ्रू स्पेशली, तो किडनी पर इम्पैक्ट होता है उसका? तो ये भी बहुत कॉमन मिथ है। देखिए, जो वे प्रोटीन होता है, वो वे प्रोटीन बनता कैसे है? वो वे प्रोटीन बन रहा है दूध से। करेक्ट, राइट। दूध को फिल्टर करके वो वे प्रोटीन, जो पानी रहता है उसमें से वे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्या दूध से किडनी खराब होती है? नहीं, राइट। सो जो वे प्रोटीन है, इट इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट, राइट, एंड उसको अगर आप लोगे करेक्ट मात्रा में, जेन्युइन प्रोडक्ट जिसको फिल्टरेशन के दौरान उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं आई हैं या कुछ मिलावट नहीं है, एडिक्वेट हाइड्रेशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कई लोगों के अंदर किडनी पहले से ख़राब है किसी और वजह से, उसमें हम ज़्यादा प्रोटीन लेना मना करते हैं, पर एक नॉर्मल इंसान के अंदर वे प्रोटीन लेने से किडनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सर, जैसे आपने बताया था अभी कि जैसे आप, बिकॉज आप आप तो अल्ट्रा मैराथन, ये सारी चीज़ें आप ट्राई मैराथन, ये सब चीज़ें आप करते हैं, है ना, आप हाईली एक्टिव हैं, यानी कि जी, वर्कआउट भी करते होंगे, सारी चीज़ें। तो आपने बताया कि आपके वेट से 1.2 टाइम्स शुड बी और ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए, बट एक आइडियल वेट जो होता है, कोई भी वेट, एक मिनिमम कितना प्रोटीन होना चाहिए वेट के अकॉर्डिंग? देखिए, ICMR की जो गाइडलाइंस आई थी वो कहती हैं कि एक सिडेंट्री आदमी में भी 1 ग्राम पर केजी, 0.8 to 1 ग्राम पर केजी तो होना ही चाहिए। अब अगर आप हमारी डाइट देखो, जो वेजिटेरियन, एक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड की आप डाइट देखो, क्या डाइट होती है? सुबह उठते हैं तो चाय पी, चीनी डाल के चाय पी। चलो, कई लोग जो हेल्थ कॉन्शियस है चीनी नहीं डालेंगे, उसके साथ या तो बिस्किट खा लिया या कोई मठरी खा ली सुबह, ठीक। उसके बाद नाश्ते के अंदर या आपने पोहा खाया या उपमा खाया या परांठे खाए,
उधर से भी बहुत ज़्यादा कहीं प्रोटीन नहीं आया हमारा, ठीक। फिर आपने लंच में अगेन दाल चावल खाए या रोटी खाई, सब्जी खाई, चलो दाल खा ली, पर हमें लगता है सिर्फ इतनी क्वांटिटी से दाल से प्रोटीन निकलेगा, नहीं। सो दाल का जो प्रोटीन है उसको अब्जॉर्ब और उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी हम कहते हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। तो हम अपने कैंसर के मरीजों को भी कहते हैं कि भाई दाल, और अगर आप पनीर खाना चाहते हो तो अच्छी क्वांटिटी में 2 कटोरी दाल खाई या अच्छे से पनीर खाया, उतना पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार किसी को खाना। बिल्कुल सही है, करेक्ट। ठीक है, दही ले लिया आपने, दही से थोड़ा बहुत वो मिल्क प्रोडक्ट है उससे प्रोटीन आया आपको। उसके बाद फिर से शाम की आपने चाय पी, उसके साथ कोई स्नैक खाया, ठीक। रात को भी फिर से आपने अगर दाल रोटी या चावल खाया, तो ज़्यादातर प्रोटीन इससे मीट नहीं हो पाएगा। नॉट इवन हाफ, आई बिलीव। नॉट इवन हाफ, राइट। सो या तो आप एग्स लीजिए, जो कई लोग नहीं ले पाते इन इंडिया, या नॉन वेज लीजिए जिससे प्रोटीन मीट हो पाए। अगर आप वो नहीं मीट कर पा रहे, देन यू गो ऑन टू प्रोटीन पाउडर्स। सो अगेन आई वुड लाइक टू स्ट्रेस, yes, try to meet it with diet first. If that is not possible, then you take supplements. एंड सप्लीमेंट को आप करेक्ट तरीके से चूज करिए, जो वेल रिसर्च सप्लीमेंट है, आपके पेट को सूट कर रहा है, आपको उससे ब्लोटिंग नहीं हो रही, आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, वो सप्लीमेंट लीजिए। ओके ओके, सुपर्ब। सर, एक जो चीज़ जिसमें आप भी स्पेशलिस्ट हैं, जो स्कारलेस सर्जरी जो ब्रेस्ट की होती है, जो अर्ली सिम्टम्स जब आते हैं, जो मतलब यंग एज में फीमेल्स हैं, तो वो सिर्फ गांठ महसूस करती हैं, और पीपल आर लिटिल मोर कॉन्शियस बिकॉज आने वाले वक्त में शादी होनी है या अनकम्फर्ट वो क्रिएट ना हो। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे? हाँ जी, सो उस सर्जरी का नाम है वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी, ओके, या स्कारलेस ब्रेस्ट सर्जरी। ओके। सो ब्रेस्ट में सबसे कॉमन होने वाली गांठ है फाइब्रोएडेनोमा, जो नॉन कैंसरस गांठ है। कई लेडीज को लगता है कि सिर्फ कैंसर ही होता है शरीर, छाती में, ऐसा नहीं है। Okay. छाती में 15-20 तरीके की बीमारियां हैं, उनमें से एक बीमारी है फाइब्रोएडेनोमा, जो सबसे कॉमन बीमारी है जिससे गांठ बनती है। नाउ अधिकतर ये फाइब्रोएडेनोमा 15 से 30 या 35 साल की उम्र के बीच में होता है। तो ये गांठें लेके आती हैं जो नॉर्मली पेनलेस गांठ होती है, एंड मरीज भी कहता है कि गांठ छाती में हिल रही है। तो इनमें से कुछ लेडीज को सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, मे बी बिकॉज गांठ बहुत बड़ी है साइज में, या तेज़ी से बढ़ रही है, या उनकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, तो उस गांठ को निकालना हमें ज़रूरी होता है। नाउ अनमैरिड लड़की के अंदर उनको सबसे बड़ा कंसर्न है कि निशान ना है, एंड जब वो बाद में प्रेग्नेंट हो तो वो ब्रेस्ट फीड करवा पाए, ठीक। तो उसी के लिए ये वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी हम करते हैं। जो इंडिकेटेड मरीज होते हैं उनके अंदर ये की जाती है। 2 मिलीमीटर का कट होता है जिसके माध्यम से हम एक प्रोब डालते हैं और हम गांठ को अल्ट्रासाउंड और प्रोब के ज़रिए निकाल देते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जल्दी हो जाती है सर्जरी, रिकवरी जल्दी है, पेन कम होता है, निशान नहीं पड़ता, एंड उनको आगे ब्रेस्ट फीडिंग में कोई तकलीफ नहीं आती है। ओके ओके। सर, यहाँ पर एक और चीज़ कि क्या सोने का जो पोजीशन है फीमेल का, उससे ब्रेस्ट कैंसर पर या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप सीधे सोएं, चाहे आप उल्टे सोएं, छाती के बल सोएं, कुछ नहीं, उससे ब्रेस्ट कैंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो चल रहा है। ओके, अनदर थिंग सर कि जब एक फीमेल ट्रीटमेंट के थ्रू जा रही है, तो क्या उसके पीरियड्स इम्बैलेंस होते हैं क्या? अगर वो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के थ्रू जा रही है और अगर उनको कीमो दी जा रही है, तो कीमो से ओवरी पे भी प्रभाव पड़ता है, एंड अधिकतर औरतों के पीरियड्स बंद हो जाते हैं कीमो के दौरान, ठीक है। अगर वो यंग एज के हैं, कीमो के बाद चालू भी हो जाते हैं कई महीनों बाद, ठीक। पर अगर वो हार्मोन पॉजिटिव कैंसर है जो हार्मोन के द्वारा बढ़ रहा है, और हम जब हार्मोन ट्रीटमेंट दे रहे हैं दबाने के लिए, उससे फिर से हम पीरियड्स को बंद कर देते हैं, ओके, ठीक है। ओके। नाउ इससे एक और बहुत बड़ा विषय आता है वो बात करने का कि आजकल यंग लड़कियों के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो आई सी अनमैरिड गर्ल्स, आई सी गर्ल्स हु बीन रिसेंटली मैरिड जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, जिनके बच्चे नहीं हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई अगर आपको कीमो लगेगी तो आपके बच्चे होने की क्षमता भी कम हो जाएगी, ओके, ठीक है। इसलिए व्हाट वी टेल देम इज दैट बिफोर स्टार्टिंग कीमोथेरेपी यू कैन डू IVF, अपने एग्स आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जैसे आप उनको बाद में यूटिलाइज कर पाएं। जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है,
हमारे कई मरीज़ हैं, जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया हम उनसे यूजुअली कहते हैं कि 2 साल तक प्रेग्नेंट नहीं होना, पहले 2 साल, राइट, वी वुड लाइक टू मॉनिटर। एंड अगर उनका फेवरेबल टाइप का कैंसर था, बहुत आगे स्टेज पे नहीं था, तो हम उनसे कहते हैं कि अगर आप 2 साल के बाद आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, देन वी डिस्कस एंड देन वी अलाउ देम टू बिकम प्रेग्नेंट। कई मरीज हमारे प्रेग्नेंट हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद, दे हैव ब्रेस्ट फेड एज वेल, राइट, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आई है। ओके, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या ऐसा भी होता है ब्रेस्ट कैंसर मेल के साथ भी होता है? हाँ जी, सो मेल्स के अंदर भी स्तन का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर होता है और 1% इंसिडेंस है, मतलब अगर मैं 100 मरीज फीमेल देखूंगा तो एक मेल भी देखूंगा, ठीक है। और आज तक मैं 32 या 33 मेल ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट कर चुका हूँ। सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि आदमी लोग इसको मेल बूब्स या गायनिकोमेजिया के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। हाँ, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर जो है मेल्स के अंदर, वो एक सख्त गांठ की तरीके से आएगा। निपल के नीचे एक सख्त गांठ होगी, उसमें दर्द बाद में आता है, पहले वो गांठ पेनलेस होती है एंड वो कैंसर का लक्षण है। अगेन उनके अंदर भी बायोप्सी करके ही पता चलता है कि वो कैंसर है या नहीं। तो इसमें भी कोई अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं? इज देयर एनी वे? देखिए, बिकॉज ज़्यादा ब्रेस्ट टिश्यू नहीं है मेल के अंदर, तो उनको पता लग जाता है जैसे ही गांठ बन रही है तो वो आ जाए, राइट। हाँ, वन नीड्स टू बी अवेयर कि भाई अगर गांठ बनी है तो जल्दी आना है, उसमें विलंब नहीं करना। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर कि जब एक फीमेल इसको गो थ्रू कर रही है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को गो थ्रू कर रही है, फैमिली का सपोर्ट कितना नीडेड है सर? बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन मरीज़ मेरे पास पहले दिन ओपीडी में आता है और कैंसर की डायग्नोसिस होती है, तो मैं ये भी देखता हूँ कि उनका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, कितने लोग उनके साथ आए हैं, कितने लोग उनके ट्रीटमेंट में शामिल होना चाहते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए ये ट्रीटमेंट कुछ महीने से कुछ साल तक भी चल सकता है कई लोगों के अंदर, एंड हर दिन आप अपबीट या पॉजिटिव नहीं रहोगे। कुछ दिन होंगे जब आप लो भी फील करोगे, एंड उसी समय पे आपको सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और जिन मरीजों में अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है, हम ये भी देखते हैं कि रिकवरी भी फास्टर होती है, राइट। कीमोज में दे आर मोर अपबीट अबाउट थिंग्स, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सेशंस की जल्दी ट्रीटमेंट खत्म हो, रिकवरी भी बेहतर होती है। सर आई एम श्योर आप डेफिनेटली कोशिश करते होंगे किसी का ब्रेस्ट रिमूवल ना हो, आई एम श्योर, लेकिन अगर कोई केस आपके पास आया और आपको कहा कि यार अब तो ऑप्शन नहीं है, तो बहुत अलग स्टेज पर पहुंच चुका है, तो हाउ डू यू स्पीक टू देम, व्हाट डू यू सजेस्ट? बिकॉज फॉर अ फीमेल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, करेक्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो सेल्फ वर्थ ही नीचे हो जाती होगी, बहुत सारे थॉट्स अबाउट मी हैविंग किड्स, या कुछ लोगों के बच्चे हो चुके होते हैं, कुछ लोगों के नहीं हुए होते हैं, तो आप उनको कैसे समझाते हैं फिर? देखिए, सबसे पहले तो कैंसर का डायग्नोसिस बताना इन इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज, ठीक है। एंड कई लोगों के अंदर दे एक्सेप्टेड, कई लोग डिनाइल में रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमें तो हो नहीं सकता। तो पहले तो उनको पूरा एक्सप्लेन करना, एंड व्हाट आई यूजुअली डू इज़ मैं सब लिख के उनको बताता हूँ, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि बड़ा लंबा ट्रीटमेंट है। अगर उनके पास एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है, एक चीज़ लिखी हुई हर जगह पड़ी हुई है, दे कैन ऑलवेज लुक एट दैट, उनको पता रहेगा भैया हम कौन से स्टेज पे पहुँचे हैं, क्या होने वाला है। हम कोशिश करते हैं कि अधिकतर मरीज़ों में ब्रेस्ट कंजर्व हो पाए, जैसे मैंने कहा 65 to 75% पेशेंट्स में आजकल पॉसिबल भी है। कईयों के अंदर हमें ब्रेस्ट रिमूव करनी होती है, और कई मरीज खुद से चाहते हैं कि भाई ब्रेस्ट रिमूव करें, बिकॉज उनको लगता है कि वो सेफर ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोनों सर्जरी सेफ है, दोनों सर्जरी से सर्वाइवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड छाती बचाने के कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मतलब उसको करने की सर्जरी को कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है, तो सर्वाइवल दोनों का बराबर है। और जब भी मेरे पास कोई मरीज आता है जिसमें ब्रेस्ट कंजर्व हो सकती है, पर वो पुश कर रहा है मैस्टेक्टमी के लिए, आते से ही कहता है सर अब कैंसर आया, मेरी छाती निकाल दो, तो मैं उनको हर वक्त ये कहता हूँ कि स्लीप ओवर इट, ठीक है। 1-2 दिन लीजिए,
1-2 दिन में कैंसर कहीं नहीं फैल रहा, Correct. ठीक है। डोंट टेक एन इम्पल्सिव डिसीजन। आप चाहोगे छाती निकलवाना, हम निकाल देंगे, बट डोंट टेक एन इम्पल्सिव डिसीजन बिकॉज इट हिट्स आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। जब इलाज 4-5, 5.5, 6 महीने में खत्म हो गया, साल भर में खत्म हो गया, उसके बाद उस ऑर्गन की कमी महसूस होती है। सो दैट इज वन थिंग विच आई ऑलवेज टेल देम, दैट टेक 1 or 2 days टू मेक अप योर माइंड, स्लीप ओवर इट एंड देन डिसाइड। सर एक चीज़ बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी पर्सन ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसके स्टेजेस बढ़ते गए, रिस्क बढ़ता गया, तो लाइफ कितनी शॉर्ट हो सकती है? तो ऐसे कई मरीज आते हैं हमारे पास जो डिनाइल में होते हैं। जब हम उनको बताते हैं कि कैंसर है, वो कहते हैं कि नहीं है हमारे को, एंड वो चले जाते हैं एंड वो ऑल्टरनेट थेरेपीज ट्राई करते हैं। फिर अधिकतर हमारे पास वो तब आते हैं जब वो कैंसर फैल चुका होता है शरीर में, स्टेज 4 हो गया होता है या फट गया होता है। क्योंकि कई बार ये ऑल्टरनेट प्रैक्टिशनर्स, आयुर्वेद, होम्योपैथी वाले, उनको ये कहते हैं कि ये कैंसर को हम पकाएंगे, पक के वो फट जाएगा, ठीक है। वो फटना स्टेज बढ़ना है, वो फटना ये नहीं है कि वो क्योर हो रहा है, ठीक है। तो अगर स्टेज 4 का कैंसर है, अग्रेसिव कैंसर है, तो कुछ महीनों में भी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। पर कई स्टेज 4 कैंसर्स हैं जो अच्छा बिहेव करते हैं, एंड आई हैव पेशेंट्स हु आर डूइंग वेल फॉर 8-9 years एज वेल। ओके, बट ये अर्लीस्ट डिटेक्शन, डू व्हाटएवर इट टेक्स टू एटलीस्ट सेव योर लाइफ। एब्सोल्युटली। ओके, स्टेज 4 पर से एक चीज़ मैंने कहीं पर पढ़ी, उसमें ये देखा मैंने कि स्टेज 4 को मैनेज करना, इसका मतलब क्या होता है? सो स्टेज 4 कैंसर है जो शरीर में फैल चुका है, ठीक है। स्टेज 1 है जो सिर्फ हमारा छाती के अंदर ही है, ब्रेस्ट में है। स्टेज 2 है जो ब्रेस्ट और काक की गांठों में, अंडर आर्म लिम्फ नोड्स में चला गया है। स्टेज 3 है या तो खाल इन्वॉल्व हो गई, या पीछे की मसल्स या रिब्स इन्वॉल्व हो गई, या गले में भी गांठें आ गई, ठीक। और स्टेज 4 है जब शरीर में फैल गया। नाउ स्टेज 4 कैंसर को हम जड़ से नहीं निकाल सकते। 1, 2, 3 जड़ से ठीक हो सकता है। स्टेज 4 कुछ सेल्स कहीं ना कहीं सो जाएंगी, दे लाइक कुंभकर्ण, ठीक। वो सो गई, आपने दवाई दी, ट्रीटमेंट दी, अधिकतर मर गई, पर कुछ जाके छुप के सो गई, पर वो जागेंगी जरूर। कब जागेंगी, कहाँ जागेंगी, ये नहीं हम बता सकते। तभी उनको रेगुलर फॉलो अप पे रखना होता है। एंड स्टेज 4 कैंसर के मरीजों के अंदर कोई ना कोई इलाज चलता रहता है, तभी उसको वो कह रहे हैं मैनेज। अगर मे बी उनका तात्पर्य वो है कहने का, बट कुछ ना कुछ इलाज स्टेज 4 मरीजों में चलता रहेगा, चाहे वो ओरल दवाइयाँ हैं या कीमोथेरेपी है। ओके, 2 स्टेजेस हैं। पहला, एक पर्सन को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है जी। दूसरा जिसको नहीं हुआ है, एक हेल्दी फीमेल। इन दोनों की लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए सर? देखिए, लाइफस्टाइल तो दोनों की, जिनका हो के ट्रीटमेंट हो चुका वो भी नॉर्मल ज़िंदगी जिए, हम तो उनको यही इंकरेज करते हैं। इनफैक्ट आई हैव पेशेंट्स जो मैराथन्स भी भाग रही हैं, ट्रायथलॉन्स भी कर रही हैं, अपने घर के सारे काम कर रही हैं, पेंटिंग कर रही हैं। तो वी वांट देम टू हैव अ नॉर्मल लाइफ, बिकॉज अगर आप इसी बीमारी के बारे में सोचते रहोगे तो आप परेशान रहोगे। एंड आपके पॉडकास्ट के माध्यम के थ्रू मैं एक और चीज़ बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ। मेरे पास कितनी लेडीज़ आती हैं, जब उनका डायग्नोसिस होता है वो पहली चीज़ कहती है कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी, और मैं उनसे ये कहता हूँ कि जॉब बिल्कुल नहीं छोड़नी, ठीक है। बिकॉज आजकल सारी कंपनी के मैनेजर्स, उन बॉस सब बीमारी के बारे में जानते हैं, एंड अधिकतर लोग आर वेरी सपोर्टिव। You know, they will grant work from home. They will make sure that during the treatment they support the person. पर ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप जॉब छोड़ दोगे तो आप घर में सिर्फ इसी बीमारी के बारे में सोचते रहोगे, एंड मेंटली यू विल बी इन अ रॉन्ग फ्रेम ऑफ माइंड। तो वो नहीं करना चाहिए। जॉब कंटिन्यू करिए अपनी, work out ways how you can still continue working so that your mind is diverted and you don't only think about this thing. Okay. जब हम आपने बताया कि पहले भी आपने डिस्कस किया हेल्थ के बारे में, आपने बताया ये लोग मैराथन दौड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत एक्टिव हैं, सारे काम अपने अच्छे से कर रहे हैं आज के दौर में। एक फीमेल के लिए अच्छी हेल्थ मैनेज करने के लिए एक छोटा सा मिथ भी होता है कि दे डोंट प्रेफर गोइंग टू जिम, प्लस दे डोंट प्रेफर टू टेक प्रोटीन्स या एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स। मेल आर लिटिल मोर कंफर्टेबल अबाउट इट। ये इसको कैसे समझना है सर, कि कैसे एक्सेप्ट करें कि नहीं यार, जिम डजंट मीन मसल या बॉडी बनाना, इट इज नीड, इट इज अ
देखिए, मैं आपकी स्टेटमेंट से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ द पीपल हुम आई ट्रेन विद, देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स एज वेल। अच्छा, okay, ठीक है। super. और जहाँ पे मैं जिम में जाता हूँ, हर समय पे इक्वल नंबर ऑफ फीमेल्स भी होती हैं। बहुत सही। बट हाँ, मे बी Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में उतना पेनिट्रेशन नहीं है। कई सोशल रिस्ट्रिक्शंस भी शायद होंगी, जिसकी वजह से वो नहीं जाती हैं। बट in general, females in India are becoming more aware of their health. They are training, they are lifting weights, which is very important, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको. And they are going to the gym, they are exercising. With regards to supplements, जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स खाने से नहीं मीट हो रही, तो आप सप्लीमेंट्स पे जाओ. ठीक. और भी सप्लीमेंट्स हैं फीमेल्स के लिए. अगेन माई रिकमेंडेशन ऑलवेज इज दैट टॉक टू समबडी हुम यू आर ट्रेनिंग अंडर. उनसे डिस्कस करो कि भाई आपको लेने की ज़रूरत है भी या नहीं, या अपने डॉक्टर से डिस्कस करो कि आपको कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है या नहीं है. सो फीमेल्स के अंदर बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जो लेडीज़ मिस आउट कर रही हैं वो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग. देखिए, जब हम 40 के ऊपर जा रहे हैं तो वी स्टार्ट लूजिंग मसल मास. उसको कहते हैं सार्कोपीनिया. राइट. ये आदमियों में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है. इसको प्रिवेंट करने का तरीका है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग. तो 40 के बाद हफ्ते में 2 या 3 बार, चाहे आप बॉडी वेट के ट्रेनिंग करें या वेट्स उठाएं, बहुत ज़रूरी है. नहीं तो आगे के सालों में जाके आपका मसल लॉस, बोन लॉस ज़्यादा होगा और आपको तकलीफ होगी. सो इवन ट्वाइस अ वीक इफ यू आर डूइंग इट, इट इज़ बेनिफिशियल, क्लब्ड विद अ हेल्दी डाइट. Okay, fantastic sir, fantastic. I think this is amazing sir. अब मुझे सच बताऊं, मैं आई रीड लॉट ऑफ बुक्स, मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं और इन सब्जेक्ट्स के आसपास भी मैंने काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की, बट जितनी क्लैरिटी से मुझे आज समझ में आया शायद पहले नहीं आया. और एंड आई एम श्योर अबाउट इट सर, वो इट कम्स फ्रॉम लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. जब आप बहुत सारे लोगों को ट्रीट करते हो, हेल्प करते हो, लेकिन आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बट अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक फीमेल है तो डेफिनेटली डायरेक्टली हेल्प मिली होगी. अगर आप एक मेल भी हैं तो आप ये जान चुके होंगे कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो एक फीमेल में हो सकती हैं, और आप उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे अवेयर करा सकते हैं. तो ये पॉडकास्ट अगर आपको लगता है कि घर में किसी को सिम्टम ऐसे हैं, अपने पार्टनर को भेज सकते हैं, अपनी सिस्टर को भेज सकते हैं, अपने मदर को भेज सकते हैं, ताकि वो इसके बारे में और अवेयर हों. क्योंकि अवेयरनेस होगा तो शायद चीज़ों को वक्त से पहले या वक्त पर पकड़ा जा सकता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है. सर, मैं आई फील रियली ब्लेस्ड कि आपकी तरफ से ये सारी चीज़ें जितनी एक आसान तरीके से समझ में आया, लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. पॉडकास्ट आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू चेंज लॉट ऑफ लाइफ, लैक्स ऑफ पीपल. सर, कोई फाइनल एडवाइस ऑन दिस सब्जेक्ट जो आप सभी लोगों को, हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद, आपने इनवाइट किया है ना. इसके माध्यम से आई थिंक सो बहुत जागरूकता बढ़ेगी ब्रेस्ट कैंसर के प्रति. तो मेरी एडवाइस बहुत सिंपल है. अगर आपने ये पॉडकास्ट सुना है और जो भी चीज़ें आपने 4-5 चीज़ें जो भी सीखी हैं इसके द्वारा, उसको आपको 2 लेडीज़ के साथ शेयर करना है. सुपर. एक अपने कोई रिश्तेदार के साथ और एक डोमेस्टिक हेल्प के साथ. ठीक है, मे बी बिकॉज वो डोमेस्टिक हेल्प ये पॉडकास्ट नहीं सुनेगी या वो बीमारी के बारे में नहीं जानती. इसी से बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ेगी एंड अर्ली डिटेक्शन बढ़ेगा, एंड वी विल बी एबल टू ट्रीट मोर पेशेंट्स एट एन अर्ली स्टेज. Superb sir, superb. So thank you so much for this understanding, and I'm sure about it. आपकी जो valuable advice, experience बहुत लोगों को मदद करेगा. अगर ये पॉडकास्ट आपको बहुत अमेजिंग लग रहा है तो मैं ना सर का डिटेल भी डालूंगा. आप डायरेक्टली सर के पास सोशल मीडिया पर जो भी मैं लिंक डालूंगा वहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर लेना. कुछ पर्सनल सवाल अगर कुछ आते हैं कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको लगता है कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें सर को बुलाकर वापस से पूछने चाहिए, तो पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में लिख देना. मैं दोबारा इसके एक नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा डिटेल्ड पॉडकास्ट वापस से करेंगे, बिकॉज आई एम श्योर अबाउट इट. सर, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मतलब इतना बड़ा एक्सपीरियंस है आपको. और ज़्यादातर जब डॉक्टर हमारे पॉडकास्ट पर आते हैं तो क्या होता है ना कि इतनी साइंटिफिक और डिफिकल्ट लैंग्वेज में बातचीत हो जाती है, नेचुरली है, क्योंकि उसी फील्ड के लोग हैं वो. सर, मतलब मुझे लगता है कि एक पर्सन को जिन्होंने पॉडकास्ट देखा ना, उनको हर चीज़, हर पहलू बहुत आसानी से समझ में आया. एंड क्रेडिट गोज टू यू, इट वाज फैबुलस, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो ये महसूस कर पा रहे हैं. आई फील ब्लेस्ड, एंड मुझे वापस से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से
आई मेट अ सुपर ह्यूमन बीइंग जिन्होंने इतने सारे लोगों की लाइफ को चेंज करने में मदद की। थैंक यू सो मच सर। बस मैं इतना ज़रूर और ऐड करना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस। अगर सही समय पे पकड़ में आता है इसका पूरा इलाज है। एंड जैसा मैंने कहा, अगर जल्दी पकड़ में आता है तो छाती भी बच सकती है, कईयों में कीमो भी अवॉइड हो सकती है। एंड दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ सिटी या शहरों में रहने वाली औरतों की बीमारी नहीं है, ना सेलिब्रिटीज़ की बीमारी है, ये एक आम औरतों को भी होती है, तभी उनके अंदर भी जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।